So today we will be starting with the Cooley's hemoglobin. So abnormal hemoglobin में यूजुअली ऐसा होता है कि आपका जो अमाइनो एसिड है उसके सीक्वेंस में चेंज आता है. तो अगर हम कूलीज हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो 6th पोजीशन पर जो आपका ग्लूटामिक एसिड है, ठीक है, किसमें? इन द बीटा चेन में 6th पोजीशन पर जो ग्लूटामिक एसिड है दैट इज रिप्लेस्ड बाय लाइसीन रेजिड्यू. और ये एग्जाम में भी आता है, जो जो आपके साइंटिस्ट बी वगैरह के एग्जाम होते हैं, जो आपके आईसीएमआर के एग्जाम होते हैं, उसमें इस तरीके के चीजें पूछ ली जाती हैं. ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि सिकल सेल अनीमिया, जब हम सिकल सेल अनीमिया पढ़ते थे उसमें हम क्या पढ़ते थे कि उसमें ग्लूटामीन की जो रिप्लेसमेंट है वो कौन कर रहा था? वो कर रहा था 6th पोजीशन पर वलाइन. अगर 6th पोजीशन पर वलाइन आ जाएगा तो हो जाएगा सिकल सेल अनीमिया. और अगर 6th पोजीशन पर आपका लाइसीन आ जाएगा तो हो जाएगा कूलीज हीमोग्लोबिन. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? कूलीज हीमोग्लोबिन. और कूली कोई साइंटिस्ट रहा होगा जिसने ये डिस्कवर किया होगा, यूजुअली इसीलिए इस तरीके के नाम पड़ते हैं. बाकी कोई ऐसा इसका खासा सिग्निफिकेंस नहीं है. ठीक है जी. अब इसकी एक खास बात क्या है कि ये जो कूलीज हीमोग्लोबिन है इसमें सिकलिंग नहीं होती है ना. देयर इज नो सिकलिंग. देयर इज नो सिकलिंग. अब सिकलिंग क्यों होती थी? क्योंकि हीमोग्लोबिन पॉलीमराइज हो जाता था और वो एक तरफ को पुश कर रहा था. पुश करके ऐसे दराटी शेप का जो हीमोग्लोबिन है आपका वो हो जा रहा था. ठीक है, इसमें सिकलिंग नहीं होती. लेकिन क्रिस्टल्स क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं, है ना. बट क्रिस्टल्स ऑफ कूलीज हीमोग्लोबिन may form within the cell. ठीक है, अब अगर इस ट्रेट की बात करते हैं, कूलीज हीमोग्लोबिन ट्रेट की बात करते हैं, तो इसमें बोथ होमोजाइगस as well as heterozygous individuals of the disease are known. ठीक है, ये एक होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस दोनों तरीके से कैरेक्टराइज होती है. और अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं, ठीक है, कि कूलीज हीमोग्लोबिन में आपके सिम्टम्स क्या होंगे, तो कुछ नहीं, सिर्फ माइल्ड हीमोलिटिक अनीमिया होता है. सिम्टम्स ऑफ कूलीज हीमोग्लोबिन, माइल्ड हीमोलिटिक अनीमिया होगा, है ना. माइल्ड हीमोलिटिक अनीमिया. और एक चीज का आपने इसमें खास ध्यान रखना है कि जो हेटेरोजाइगस होंगे इंडिविजुअल्स असिम्प्टोमेटिक होंगे. हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स आर असिम्प्टोमेटिक. ठीक है जी. अब इसी में एक और आपका एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है, ठीक है, दैट इज नोन एज हीमोग्लोबिन एम. तो ये था आपका कूलीज हीमोग्लोबिन. ठीक है, एक और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन एम. तो जो हीमोग्लोबिन एम है, ठीक है, नाउ इट अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन
in histidine residue of either अल्फा और बीटा चेन। ठीक है, या तो अल्फा चेन में या बीटा चेन में अगर हिस्टिडीन रेजिड्यू की म्यूटेशन हो जाए तो ऐसा एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन को हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन एम। और हिस्टिडीन के बदले क्या आएगा? इन दिस हिस्टिडीन is replaced by tyrosine। ठीक है, इट इज रिप्लेस्ड बाय टायरोसिन। ठीक है, अब यूजुअली आप एक चीज देखो कि जब हम हीमोग्लोबिन के नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम उस नॉर्मल स्ट्रक्चर में कहते हैं कि इसमें जो आयरन है दैट इज इन फेरस स्टेट। फेरस स्टेट का मतलब Fe2 पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन अगर टायरोसिन आ जाता है तो ये फेरस स्टेट बन जाती है फेरिक स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाती है इसमें। फेरिक स्टेट, फेरिक मींस Fe3 पॉजिटिव। ठीक है, अब जब फेरिक स्टेट में आ जाती है, ठीक है, तो इट कैन नॉट बाइंड द ऑक्सीजन। इन दिस केस द हीमोग्लोबिन cannot bind the oxygen। इसमें ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन बाइंड नहीं करता। ठीक है, जिसको हम कहते हैं, इस कंडीशन को सियानोसिस। ये टर्म्स आपको याद रखनी है। इस कंडीशन को हम कहते हैं सियानोसिस। अब कहा तो हिस्टिडीन आना चाहिए था किसी भी सब यूनिट में, या अल्फा में या बीटा में, लेकिन हिस्टिडीन की बदले क्या आ गया? हिस्टिडीन के बदले आ गया टायरोसिन। जब टायरोसिन आया तो जो फेरिक स्टेट है वो आ गई। ठीक है, जो एबनॉर्मल है और हीमोग्लोबिन बाइंड नहीं करेगा। और ये जो हीमोग्लोबिन एम है, एम का मतलब है कि जो अफेक्टेड चेन्स हैं, चाहे वो अल्फा है चाहे वो बीटा है, दे आर इन मेट हीमोग्लोबिन। मेट हीमोग्लोबिन, मेट हीमोग्लोबिन का मतलब क्या है कि इसमें हीमोग्लोबिन जो है वो फेरिक है ना, मेट हीमोग्लोबिन फॉर्म। तो इसमें सिंपल, आप अगर हीमोग्लोबिन एम देखेंगे तो उसमें क्या है कि हिस्टिडीन किसी भी चेन में अगर हिस्टिडीन की जगह पर आपका टायरोसिन आ जाए, और रेयर होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता, रेयर कंडीशन है, बट यस इट इज फाउंड। ओके, so far we have covered the abnormal hemoglobin। और abnormal hemoglobin में हमने क्या क्या कवर किया? हमने पढ़ा थैलेसीमिया, अल्फा और बीटा दोनों। हमने पढ़ा इसमें सिकल सेल अनीमिया। हमने इसमें पढ़ा कूलीज हीमोग्लोबिन। और हमने इसमें पढ़ा हीमोग्लोबिन एम। तो जब एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात आएगी तो आपने ये सारे कवर करने हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये तो चलो, ये तो जेनेटिक बेसिस पे या हमारे जीन रेगुलेशन में कोई दिक्कत है तब ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन आ जाते हैं। लेकिन हमारे ही बॉडी में, हमारे ही ब्लड में हीमोग्लोबिन के डेरिवेटिव्स भी होते हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन के डेरिवेटिव्स भी हमारी बॉडी में होते हैं। ठीक, अब देखो, अगर हम डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो डेरिवेटिव्स आए कैसे? देखो, आपका जो हीमोग्लोबिन है दैट कैन कंबाइन विद एनी गैस। ठीक है, दैट कैन कंबाइन विद एनी सब्सटेंस। जैसे हमने ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, देखो मैं वो एक बताना भूल गई हूँ आपको, है ना, जिसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी था, वो भी इधर लिख लेना, हमने वो भी पढ़ा था। इन सब के साथ में हमने ग्लाइकोसाइलेटेड
हीमोग्लोबिन भी पढ़ा था, जो शुगर के लिए मेन टेस्ट है आपका। 3 महीने की शुगर भी इसको कॉमन लैंग्वेज में बोल देते हैं यहाँ इंडिया में। ओके, सो अब डेरिवेटिव्स की जब हम बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन कैन कंबाइन विद एनी गैस, इट कैन कंबाइन विद एनी सब्सटेंस। ठीक है, अब या तो कॉम्बिनेशन के बाद जो डेरिवेटिव बनेगा, या तो वो डेरिवेटिव होगा नॉर्मल डेरिवेटिव, या तो वो डेरिवेटिव होगा एबनॉर्मल डेरिवेटिव। दो तरीके के डेरिवेटिव हीमोग्लोबिन में बनते हैं, या तो आपका होगा नॉर्मल जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, नॉर्मली वो डेरिवेटिव आपका हीमोग्लोबिन का बन रहा है, या फिर आपका बनेगा एबनॉर्मल डेरिवेटिव्स। ठीक, अब हमें ये पता कैसे लगा भाई, है ना, हमें पता कैसे लगा? अब हमने कुछ भी नहीं किया, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को हमने स्पेक्ट्रोस्कोप में विजुअलाइज किया, है ना। स्पेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हमने स्पेक्ट्रोस्कोप में देखा, और इसके स्ट्रक्चर देखने पे हमें पता लगा कि कुछ डार्क लाइंस आई है, डार्क बैंड्स, है ना। और ये डार्क बैंड्स क्यों आए थे? क्योंकि हीमोग्लोबिन का तो एक जैसा बैंड था। ये डार्क बैंड्स क्यों आए थे? क्योंकि वहां पर प्रेजेंट थे हीमोग्लोबिन के कुछ डेरिवेटिव्स। तो यहां से हमें पता चला था कि हीमोग्लोबिन के डेरिवेटिव्स भी होते हैं। ठीक है, अब ये डेरिवेटिव्स आप 11th 12th से पढ़ते हो, इसीलिए इसको जल्दी से हम खत्म करेंगे। ठीक, एक चीज ध्यान रहे, जब हम एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो हम उसमें जीन वाला मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन डेरिवेटिव्स भी एबनॉर्मल हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन के डेरिवेटिव्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। नॉर्मल हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स, तो जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन के डेरिवेटिव्स हैं आपको पता है वो कौन कौन से हैं। एक तो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देखो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ये कैरी करता है हीमोग्लोबिन, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज कैरिंग दी ऑक्सीजन। ठीक है, तो एक डेरिवेटिव आपका है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, दूसरा डेरिवेटिव है आपका रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन, ठीक है, और तीसरा डेरिवेटिव है आपका कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये तीनों डेरिवेटिव्स नॉर्मल केस में हीमोग्लोबिन के आते हैं। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल कंडीशन, पेशेंट को किसी भी तरीके का अनीमिया नहीं है, ठीक है, आपका कोई सिकल सेल नहीं, नॉर्मल अगर हम हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मूविंग ऑन टू दी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। टाइम हो गया पूजा? यस मैम। चलो ठीक है, तो हम ये जितने भी आपके नॉर्मल हीमोग्लोबिन है ये अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, ओके।